रूल नंबर 32 क्या है कि अगर आपका लिटिल लिटिल हो, आ लिटिल, दा लिटिल या मच, इसका क्या मतलब होता है? लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल या मच, ये अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ये ध्यान रखना, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ये आ रहे हैं, ऑलरेडी ये खुद सब्जेक्ट बन के सेंटेंस में आ रहे हैं, तो वर्ब कैसी आएगी? इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, लिटिल इज आर, लिटिल इज आर known about this man, about this man। यहाँ पे क्या पूछा गया है? लिटिल, ये जो लिटिल आया है यहाँ पे, ये एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में आ रहा है, एज ए सब्जेक्ट बन के आ रहा है, ये खुद ऑलरेडी सब्जेक्ट है। जब ये लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल या मच, तीनों चारों की बात कर रही हूँ, अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? इनके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पे आर आपका नहीं आएगा, लिटिल इज नोन अबाउट दिस मैन हो जाएगा। उसी तरह मच, मच हैज़ या फिर हैव, मच हैज़ या हैव बीन डन। अब यहाँ पे ये सेंटेंस मच हैज़ या हैव बीन डन, अब यहाँ पे जो मच आया हुआ है ये एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में आ रहा है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए? वर्ब भी आपकी यहाँ पे सिंगुलर ही आनी चाहिए। यहाँ पे आपका हैज़ आ जाएगा, मच हैज़ बीन डन हो जाएगा। ओके, तो ये जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच है, ये मतलब इनका भी मतलब ही होता है कि अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट में आ रहे हैं, बस ध्यान इतना रखना है कि सेंटेंस के खुद ही सब्जेक्ट बन के आ रहे हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अब इसको अलग अलग भी हम पढ़ते हैं, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल का मतलब क्या होता है? तो लिटिल, अगर बात लिटिल की जाए, लिटिल मतलब नथिंग। हमने पढ़ा था ना फ्यू वाला, अ फ्यू, द फ्यू, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। लिटिल मतलब नथिंग। जैसे यहाँ पे बात क्या हो रही, जो फ्यू वाला हम पढ़े थे उसके बाद क्या आता है? काउंटेबल नाउन आता है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, उसके बाद आपके काउंटेबल नाउन आते हैं। लेकिन लिटिल जो होता है ये क्या करता है? ये क्वांटिटी का बोध कराता है, यानी कि मात्रा की बोध कराता है। तो लिटिल मतलब नथिंग। आ लिटिल अगर लग गया आपका, आ लिटिल यानी कि समथिंग, सेम वही चीज़, समथिंग कुछ है। आ लिटिल मतलब थोड़ा, कुछ थोड़ा का अर्थ निकालता है ये। और दा लिटिल जो आपका है, दा लिटिल, इसका मतलब होता है जितना भी है उसमें पर्याप्त है, यानी कि एनफ है। जो कुछ थोड़ा है यानी कि पूरा का पूरा, इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो पूरा का पूरा, पूरा का पूरा भी बोल सकते हैं, या फिर जो कुछ थोड़ा है मेरे पास। अब समझते हैं इसको अलग अलग से। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आ लिटिल वाला, लिटिल, लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, बहुत ही कम, बहुत ही अल्प। और इसके साथ ये कब आता है? ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई है, मेरे पास नहीं के बराबर धन है, या मैंने कहा कि मेरे पास नहीं के बराबर पैसे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? आई हैव लिटिल, आई हैव लिटिल मनी। अब यहाँ पे ये मतलब क्या निकल गया कि आई हैव लिटिल मनी, लिटिल मनी लग गया। मनी क्या है? मनी एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले लिटिल आया हुआ है, तो लिटिल क्या है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये आपने ध्यान रखना है, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ नहीं के बराबर। ये जो सेंटेंस है ये नथिंग की बात कर रहा हो, और ये जो लिटिल है ना, ये नेगेटिव सेंस निकालता हो, नेगेटिव मीनिंग रखता है। जैसे आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास नहीं के बराबर धन है, यानी कि नहीं है, शून्य है, बहुत कम है, नहीं के बराबर निकालता है और ये नेगेटिव सेंस निकालता है, ये भी ध्यान रखना है। बट आ लिटिल जो है, आ लिटिल जो है, जैसे मैंने कहा मेरे पास थोड़ा धन है, तो वहाँ पे आप क्या, मेरे पास थोड़ा धन है, यानी कि कुछ तो है, समथिंग कुछ है,
तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, आई हैव आ लिटिल, आई हैव आ लिटिल मनी। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव मीनिंग निकाल दिया, और ये क्या करता है, आ लिटिल क्या करता है, ये पॉजिटिव सेंस निकालता है, पॉजिटिव मीनिंग रखता है। यहाँ पे क्या बोला, मेरे पास कुछ धन है, कुछ पैसे हैं, तो यहाँ पे आपने क्या रख दिया, आ लिटिल रख दिया, समथिंग की बात कर रहा हो। द लिटिल क्या करता है, द लिटिल यानी कि द लिटिल मतलब जो कुछ थोड़ा है, यानी कि पूरा का पूरा, सब का सब। जैसे मैंने कहा मेरे पास जो कुछ थोड़ा पैसा था या पूरा का पूरा मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। मेरे पास जो कुछ भी पैसा था या मेरे पास जो कुछ भी किताबें थी मैंने पूरे की पूरी पढ़ ली। इस टाइप के सेंटेंस में आपका द लिटिल आएगा, ठीक है। यानी कि जो कुछ थोड़ा, पूरा का पूरा, अगर हिंदी में बात की जाए, जैसे मैंने कहा आई हैव spent the little money, I had, आगे आपका एक क्लॉज जरूर आएगा, I had, यानी कि यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि I have spent the little money, मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा सा पैसा था उसे मैंने क्या किया, पूरा का पूरा खर्च कर दिया। मेरे पास जो कुछ भी थोड़ी सी किताबें थी उसको मैंने क्या किया, पूरा का पूरा पढ़ लिया। तो इस टाइप के सेंटेंस में आपने क्या लगाना है, द लिटिल लगाना है। ये क्या सेंस, द लिटिल यहाँ पे क्या सेंस निकालता है, जो कुछ है, जो कुछ का सेंस निकालता है, यानी कि जो कुछ थोड़ा है, यानी कि पूरा का पूरा, सबका सबका सेंस निकालता है द लिटिल। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, द लिटिल कभी जब जहाँ पे भी आता है उसके बाद आपकी एक क्लॉज जरूर आती है। एक क्लॉज मतलब एक सब्जेक्ट, एक वर्ब जरूर आता है। जैसे यहाँ पे आया हुआ है आई और आपका हैड आया हुआ है, यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब। द लिटिल के बाद आपका एक यूज़ होगा, एक क्लॉज यूज़ होगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ओके। उसी तरह मच भी है, मच का भी देख लेते हैं। मच वाला भी, मच का भी, मच जो मच यूज़ होता है, मच मतलब ही होता है बहुत। ये बहुत के सेंस में आता है, ये भी क्वांटिटी का ही बात निकालता है। और ये इसके बाद आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ें तो हो गई। एक चीज़ और यहाँ पे समझना है हमें कि अगर आपका लिटिल आए, यहीं पे नीचे समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा अगर आपका लिटिल आता हो, लिटिल, आ लिटिल या फिर द लिटिल, ये मच, इनके बाद आपका नाउन कैसा आना चाहिए, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये तो स्ट्रक्चर है, इसको जरूर फॉलो करिएगा। ये स्ट्रक्चर पूछा जाता है, सेंटेंस में आ जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि लिटिल आ गया, आ लिटिल, द लिटिल, मच आए, तो ध्यान दीजिएगा इनके बाद जो नाउन आएंगे वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होंगे। और वर्ब जो आएगी, वर्ब आपकी कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, लेस भी आता है, तो लेस के बाद भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है, ये ध्यान रखिएगा लेस के बाद। और वो जो फ्यू वाला हम पढ़े थे, फ्यू वाला, फ्यू आ फ्यू, वैसे मैंने बता दिया था ये फ्यू वाला सेंटेंस, आ फ्यू, द फ्यू, द फ्यू, या फिर आपके साथ इसके साथ जुड़ जाए मेनी, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, मेनी, फ्यूअर, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनके बाद आपकी जो नाउन आएगी वो आपकी काउंटेबल नाउन आएगी, ये ध्यान रखना है, काउंटेबल नाउन आएगा वो आपका, काउंटेबल नाउन आएगा। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ये आपने ध्यान रखना है, ओके। फ्यू आ जाए, आ फ्यू आ जाए, द फ्यू आ जाए, मेनी आ जाए, मेनी के बाद आप देख सकते हैं वहाँ पे आपका काउंटेबल नाउन आता है। एंड उसके बाद आपका फ्यूअर भी आ जाए, फ्यूअर के बाद भी काउंटेबल नाउन आता है। एंड उसके बाद वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ये आपने ध्यान रखना है, ओके ओके। तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मेनी या फ्यूअर, इनके बाद आपका काउंटेबल नाउन आएगा। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना है। रूल नंबर 33 में क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है, देयर, देयर को हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं।
हम हमेशा पढ़ते हैं कि देयर के साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। तो कभी भी हम देयर के साथ ना या देयर को देख के अपनी वर्ब सिंगुलर या प्लूरल नहीं रखते। देयर के बाद जो आने वाला हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी वर्ब रखते हैं। हमारे देयर के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब रखेंगे, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब रखेंगे। ओके, ये रूल है। देयर को देख के कभी भी हम अपनी वर्ब नहीं रखते, क्योंकि देयर क्या है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, देयर इज या फिर आर, देयर इज या आर, आगे हम कर देंगे अ पेन ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब यहाँ पे हम बताएंगे आएगा क्या, वर्ब कौन सी आनी चाहिए, इज या आर। तो देयर को तो देख के नहीं रखेंगे, लेकिन उसके बाद हमारा जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे। तो उसके बाद हमारा नाउन या प्रोनाउन क्या आ रहा है, नाउन क्या आ रहा है, नाउन आया हुआ है। पेन क्या है, एक नाउन है, जो कि ये कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, आर को रिमूव कर देंगे, यहाँ पे आपका इज सही हो जाएगा। देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। उसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज या फिर आर, देयर इज या फिर आर 5 पेन्स, 5 पेन्स ऑन द टेबल, टेबल। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, देयर इज आर 5 पेन्स ऑन द टेबल। आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा मैम आपने बताया देयर तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसको देख के तो हम रखेंगे नहीं, इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन या नाउन पे ही निर्धारित होता है, डिपेंड होता है ये वर्ब। देयर कभी भी सेंटेंस में अगर आए तो एक चीज़, एक रूल, ये फर्स्ट रूल है देयर वाला, अभी हम आगे और भी समझेंगे। देयर कभी भी सेंटेंस आए, सेंटेंस में अगर आता है तो उसके बाद अगर आपका नाउन आ रहा है, नाउन के अकॉर्डिंग, नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब रखा जाएगा, नाउन या प्रोनाउन अगर आ रहा है सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल रखा जाएगा। लेकिन देयर को कभी देख के हम नहीं रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या आया, 5 पेन्स, 5 पेन्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है। और जब प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल ही आनी चाहिए, यहाँ पे आर आ जाएगा। देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल। ओके, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा प्रोनाउन का भी देख लेते हैं। प्रोनाउन वाला, ये तो नाउन दोनों हो गया, प्रोनाउन का भी देख लेते हैं। देयर इज आर, सॉरी, देयर इज आर नथिंग, नथिंग फॉर मी। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, देयर आया, इज आर क्या आना चाहिए, यहाँ पे इज आर आया है, लेकिन इसके तो अकॉर्डिंग नहीं, हम यहाँ पे जो हमारी नाउन या प्रोनाउन आएगी इसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे। तो यहाँ पे नथिंग क्या है, नथिंग एक क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ये आपने ध्यान रखना है। नथिंग क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है, और जब सिंगुलर प्रोनाउन आया है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए, इज आएगा। देयर इज नथिंग फॉर मी। यहाँ पे मैंने तीनों एग्जाम्पल दे दिए, नाउन की भी प्रोनाउन की भी। तो ये तो फर्स्ट रूल हो गया। तो दिमाग में आ रहा होगा कि क्या देयर के साथ हमेशा जो उसके नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी वर्ब रखेंगे। ये रूल में तो ये समझ में आ गया कि हाँ ये रखेंगे, लेकिन और भी इसमें कहते हैं ना इंग्लिश में ग्रामर में एक्सेप्शन होता है। लेकिन देयर का और यूज़ कहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर रखेंगे या प्लूरल रखेंगे। अभी तक हमने पढ़ लिया कि देयर के साथ देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब नहीं रखते हैं, बल्कि इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन है या नाउन है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर रखेंगे, नाउन प्लूरल है तो प्लूरल रखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़, एक वर्ड आता है, क्या है, देयर के बाद आने वाला जो प्लूरल नाउन आएगा, देयर के बाद आने वाले जो आपके प्लूरल नाउन आते हैं उनसे एक सर्टेन यूनिट का पता चलता है। जैसे कुछ ऐसे नाउन आते हैं देयर के बाद कि जिससे हमको सर्टेन यूनिट का पता चले, जैसे सर्टेन अमाउंट हो, कोई सर्टेन अमाउंट हो, सर्टेन डिस्टेंस हो, सर्टेन वेट हो,
या सर्टेन पीरियड हो, सर्टेन हाइट हो, अगर उसका यूनिट एक यूनिट निकल रहा हो, तब हम देयर के साथ ओनली सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर देयर के बाद, तो हम वो तो जानते ही हैं कि नाउन के अकॉर्डिंग या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अपने वर्ब रखते हैं, सिंगुलर है तो प्लूरल है तो उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। लेकिन ये भी आपने ध्यान रखना है कि देयर के बाद जो प्लूरल नाउन आता है ना, उससे एक सर्टेन यूनिट का पता चलता है, एक सर्टेन यूनिट की बात करता हो, जैसे सर्टेन अमाउंट की हो या सर्टेन कोई डिस्टेंस की बात कर रहा हो, जैसे मैंने कहा 50 किलोमीटर या फिर 10 रुपीज़, ये एक सर्टेन अमाउंट्स है, 10 रुपीज़ या 50 किलोमीटर्स, ये सर्टेन डिस्टेंस है। तो इस टाइप की अगर देयर के बाद आपका प्लूरल नाउन में आ रहा है एक सर्टेन यूनिट के तहत, तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब रखेंगे। रूल के अकॉर्डिंग समझेंगे, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, सॉरी, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे देयर इज आर ओनली, देयर इज आर या ओनली another 50 kilometers 50 kilometers to go। अब यहाँ सेंटेंस में क्या आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 50 किलोमीटर्स दिया है, ये एक सर्टेन डिस्टेंस की बात कर रहा है, एक यूनिट की बात कर रहा है। आया तो है यहाँ पे प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर रख देंगे, बट यहाँ पे आगे भी समझाया है कि सर्टेन यूनिट की अगर बात कर रहा है, अमाउंट हो, डिस्टेंस हो, यहाँ पे एक सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी की बात कर रहा है। और जब निश्चित दूरी की बात करेगा तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। देयर इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर्स टू गो। अब यहाँ पे ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में क्या कर देगा, आर लगा के दे देगा। आपको यही फाइंड आउट करना है। और भी इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे देयर इज या आर, सॉरी, देयर इज या आर 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ टू पे। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज या आर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 रुपीज़ आया है, देयर से कोई लेना देना नहीं है। देयर तो बस ऐसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस यहाँ पे देखना है। अभी आपने सोचा कि मैम अभी आपने पढ़ाया है कि प्लूरल आएगा तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर सर्टेन यूनिट की बात कर रहा है तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब रखेंगे। अब यहाँ पे भी एक सर्टेन अमाउंट की बात कर रहा है, 10 रुपीज़, एक निश्चित अमाउंट की बात कर रहा है। सिंपली याद रखिएगा, अगर आपका नाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है, निश्चित अमाउंट की, निश्चित यूनिट की बात कर रहा है, तो बस ध्यान मत ये रखिएगा कि वहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। देयर इज़ 10 रुपीज़ टू पे, ये आपने ध्यान रखना है। ओके। और भी यहाँ पे एक चीज़ आती है, ये भी ध्यान रखिएगा कि और देयर के साथ हम सिंगुलर वर्ब कब लगाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिएगा, देयर के बाद अगर आपका पेयर वर्ड्स आते हैं, देयर के बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिएगा, देयर के बाद अगर आपका पेयर वर्ड्स आता हो तो इससे भी हमको पता चलता है एक ही वस्तु, एक ही वस्तु का या भाव का बोध होता है, यानी कि एक ही, जैसे पेयर वर्ड्स, जैसे आपका राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, ये लगते तो दो हैं लेकिन एक ही वस्तु की बात होती है, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं नाउन में। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी अलाउ वही चीज़ें होंगी कि पेयर, अगर देयर के बाद आपका कोई पेयर वर्ड्स आ रहा है तो वहाँ पे भी आपका सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे भी आपका सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल भी इसका भी देख लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, पेयर वर्ड्स वाला। देयर इज या आर राइस एंड करी, राइस एंड करी, देयर इज आर राइस एंड करी फॉर डिनर, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज या आर। यहाँ पे भी देख लें, राइस एंड करी,
देयर के बाद, देयर को मत देखिए, देयर के बाद जो आने वाला हमारा नाउन आया है वो क्या है, एक पेयर वर्ड्स है, यानी कि एक ही वस्तु की बात होती है। तो इसके साथ भी वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए। देयर इज़ राइस एंड करी फॉर डिनर। इसी तरह देयर इज़ आर या फिर ब्रेड एंड बटर कर दें, ब्रेड एंड बटर, तब भी वो एक ही की बात कर रहा है ना, ब्रेड एंड बटर। ये सब पढ़ चुके हैं हम, इसी रूल में मैंने पढ़ा रखा है। ये भी एक ही वस्तु की बात करता है, ब्रेड एंड बटर, भले ही दो चीज़ लग रहे हों लेकिन ये एक ही चीज़ की, मतलब एक ही थिंग्स की बात कर रहा है। तो इनके साथ भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ये ध्यान रखना। देयर इज़ ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने देयर को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लिया है। पहला क्या था, देयर, कि देयर के बाद आपका जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब, ये ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग रखी जाएंगी। दूसरा क्या था कि देयर के बाद अगर आपका प्लूरल नाउन आ रहा है, अगर एक सर्टेन यूनिट की बात कर रहा है, एक निश्चित यूनिट की बात कर रहा है, तो वहाँ पे भी हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है। तीसरा क्या था, देयर के बाद अगर आपका पेयर वर्ड्स आ रहे हैं तब भी वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये आप स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। ओके।